Hello and good evening to everybody who has joined this session. This is a third in row of the Nightingale program that we have started. हमने ये मई से स्टार्ट किया था एंड उसके बाद एक सेशन हुआ था जिसमें सेशंस ऑन इंजेक्शन टेक्निक्स हुआ था, फॉलोड बाय सेशन ऑन प्री आईवीएफ वर्कअप जो हम अभी करेंगे. आई वेलकम आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर अनुपमा बहादुर मैम. She is HOD and unit head in AIMS Rishikesh. And I welcome the speaker for today, Sister Neha Tholia. And Anupama ma'am अभी travel कर रहे हैं इसलिए she is with us, but she won't be able to, speak much. And I now would ask Neha to start the session, please. कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ. कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ. कैमरा स्टार्ट नहीं हुआ. कौन से करूँगी? Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, good evening, everyone. I am Neha Thoria, an IVF nurse at iHuma Clinic under Dr. Pankaj Salwar. Firstly, I would like to thank Dr. Pankaj Salwar and Dr. Priya to give me this opportunity. So, we should start our topic. Our first topic was oocyte pickup. कौन पूरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? Okay. Our first topic was oocyte pickup or OPU. Firstly, we discuss what is OPU and what is oocyte pickup. ओपीयू एक प्रोसीजर होता है जो ऑपरेटिंग रूम के अंदर या ओटी थिएटर के अंदर होता है, जो एक शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है. एक डॉक्टर जो होता है वो इसके अंदर एक स्मॉल नीडल या एक वेरी थिन नीडल से जो ओवरीज है उनके अंदर पंचर करता है थ्रू द वेजाइनल वॉल, और जो फोलिकल्स के अंदर से एग्स है उनको रिट्रीव करता है इन द लैब. So the first thing was what is the pre-instructions for the ovum pickup. मेनली हमेशा एक नर्स है वो पेशेंट को हर चीज इंस्ट्रक्ट करती है बिफोर पिकअप. पहली चीज होती है सबसे मेन, जब पेशेंट डे 2 पे आता है इन द हॉस्पिटल, तो सेकंड डे से पेशेंट का सबसे पहले स्कैन किया जाता है जिसमें डॉक्टर चेक करता है कि पेशेंट की ओवरीज है उनमें कोई सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है या लाइनिंग है वो थिन है ना. आफ्टर दैट स्टिमुलेशन इंजेक्शन से वो स्टार्ट होते हैं. डॉक्टर पे डिपेंड होता है हर पेशेंट की कंडीशन पे कि कौन से जो स्टिमुलेशन इंजेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं लाइक फोलिग्राफ, एफएसएच, एचएमजी, ल्यूप्रोइड, मैनी मोर. जो नर्स होती हैं वो सबसे पहले इंजेक्शन है वो पेशेंट को देती हैं, जैसे लास्ट जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर सिस्टर्स ने हमें बताया था. जब पिकअप से पहले जिस दिन ट्रिगर दिया जाता है उस दिन नर्स पेशेंट को प्रॉपर ट्रिगर टाइम बताते हैं कि एक फिक्स टाइम होता है जिस टाइम पे ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू हमारे केस होता है उस केस के अकॉर्डिंग वो टाइम दिया जाता है हमें. हम ध्यान एक नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट को वो टाइम दे रहे हैं वो पेशेंट उस फिक्स टाइम पे वो इंजेक्शन ले. ट्रिगर इंजेक्शन सबसे मेन इंजेक्शन होता है. देन वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती है जिस दिन ओटी केस होगा उस दिन पेशेंट कोई भी ज्वेलरी वियर नहीं करेगा, किसी भी टाइप के केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करेगा, कोई भी परफ्यूम, नेल पेंट्स, कोई फ्रेग्रेंस की चीजें, कोई बॉडी लोशन, कोई क्रीम, कुछ भी पेशेंट को यूज नहीं करना होता. एक नॉर्मल वाटर से वो बात करके आता है मॉर्निंग में. एंड स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि पेशेंट को अपना प्राइवेट पार्ट है वो क्लीन करके आना होगा.
पेशेंट को हमें इन्फॉर्म करना होता है कि बिफोर प्रोसीजर से पहले कम से कम मिनिमम 9 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। जो पेशेंट नील बाई माउथ होता है, वो ना कुछ ड्रिंक करेगा, पानी भी नहीं पीना, कुछ खाना नहीं है, कोई भी चीजें उसे बाई माउथ उसे इंसर्ट नहीं करनी है। अगर पेशेंट को कोई थायराइड की मेडिकेशन या कोई सीरियस एलर्जी, कुछ मेडिकेशन चल रहे होते हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर को और अपनी नर्सेस टीम को पहले इन्फॉर्म करना होता है। अगर उनकी थायराइड मेडिकेशंस हैं तो बिफोर केस से पहले मिनिमम 5 to 6 आवर्स बिफोर वह एक सिप ऑफ वाटर से वो मेडिसिन अपनी लेंगी। जो हमेशा एनेस्थेटिक है वो इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को भी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सर्जरी के टाइम पे पेशेंट को एक फिक्स टाइम दिया जाता है। हॉस्पिटल जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओटी केस 9 o'clock उसका पिकअप टाइम है, देन पेशेंट को हॉस्पिटल में मिनिमम 1 to 2 आवर्स पहले हॉस्पिटल आना होता है, क्योंकि उस दिन उसके बहुत सारे कंसेंट साइन करवाए जाते हैं एक नर्स के थ्रू, एंड उनका एडमिशन प्रोसीजर होता है। कंसेंट्स मेन कंसेंट्स होते हैं जिसके अंदर ऊसाइड रिट्रीवल का कंसेंट होता है, अंडर एनेस्थेशिया प्रोसीजर कंसेंट होता है, एंग्रियो फ्रीजिंग का कंसेंट होता है। ये सारे कंसेंट्स एक नर्स है वो पेशेंट को हर चीज एक्सप्लेन करके उनसे कंसेंट लेते हैं। देन पेशेंट का एडमिशन किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। फिर पेशेंट को हम रिकवरी रूम में लेते हैं जहाँ पे उसकी ड्रेस चेंज करवाई जाती है, उसको कैनुलेशन करते हैं, उसमें मेडिकेशंस देते हैं लाइक एमसेट, पेंटॉप एंड एनी एंटीबायोटिक। अगर पेशेंट को इनसे एलर्जी है तो दूसरा ड्रग उसको इंसर्ट किया जाता है। देन पेशेंट को हम ओटी थिएटर में लेंगे। एंड पिकअप प्रोसीजर होता है। एंड पिकअप प्रोसीजर में पेशेंट को हम प्रॉपर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ओटी के अंदर लेके जाके। वहां पे जो डॉक्टर है एनेस्थेटिक है वो पेशेंट से पहले मिलते हैं। वो उन्हें हर चीज एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को। एनेस्थेटिक उन्हें एनेस्थेशिया देते हैं एंड प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। एग्स है वो रिट्रीव किए जाते हैं एंड लैब के अंदर उसी टाइम पे बाहर से जब हस्बैंड का सैंपल हम लेंगे, स्पर्म सैंपल, फिर उनसे इक्सी की जाती है आफ्टर 2 to 3 आवर्स एंड एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है। ये होते हैं प्री ओपीयू इंस्ट्रक्शंस एंड ओपीयू की प्रोसीजर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ओपीयू इंस्ट्रक्शन। जब पिकअप हो जाता है पेशेंट का, उसको ओटी से हम रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। पेशेंट को 3 से 4 घंटे हम ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं हमारे रिकवरी एरिया के अंदर। उसमें नर्स है वो पेशेंट के हर 10 to 15 मिनट्स में असिस्ट करेगी, उनके वाइटल साइंस प्रॉपर असिस्ट किए जाते हैं। पेशेंट को मिनिमम 2 to 3 आवर्स नील बाई माउथ रखा जाता है आफ्टर प्रोसीजर ऑल्सो, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से बहुत बार पेशेंट को वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो हम पेशेंट को कुछ भी पान लिक्विड डाइट भी नहीं देते। आफ्टर 2 to 3 आवर्स हम पेशेंट को लिक्विड डाइट देंगे। अगर उसको कोई भी नोजिया, वॉमिटिंग, कोई सेंसेशन नहीं फील होता है तो हम उनको सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को यूरिन पास करवाएंगे एंड असिस्ट करेंगे कि कोई वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं है पेशेंट को। अगर ये कोई सारी चीजें नॉर्मल हैं तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। बिफोर डिस्चार्ज डॉक्टर पेशेंट का फिर से स्कैन करते हैं, ट्रांसजेनरल स्कैन, असिस करने के लिए कि इंटरनल कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। पेशेंट को जब उसका डिस्चार्ज किया जाता है उन्हें डिस्चार्ज सीट देते हैं जिसमें प्रॉपर मेडिकेशंस नोट डाउन होती है फॉर 3 to 5 डेज। हम पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि वो मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी है, कौन सी मेडिसिन किस टाइम कैसे होता है। अभी जो मेडिसिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो डिपेंड होती है फ्रेश एंड फ्रोजन ट्रांसफर के ऊपर। अगर किसी का फ्रेश ट्रांसफर है तो पिकअप के साथ ही हम उनके प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन एंड प्रोजेस्टेरोन के टेबलेट्स स्टार्ट करते हैं, और अगर फ्रोजन ट्रांसफर है तो उनकी अलग मेडिकेशन स्टार्ट होती है। मैं आपको फ्रेश एंड फ्रोजन ट्रांसफर क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी। अगर हैवी पेशेंट का बहुत ज्यादा ओवरी स्टिमुलेट हो गई है, ओवर स्टिमुलेशन है उसकी ओवरीज, देन वी वुड advise the patient to avoid heavy weight lifting, physical relation, and we always हम पेशेंट को हमेशा एडवाइस करेंगे कि वो प्रॉपर बेड रेस्ट ले फॉर 1 to 2 डेज। क्योंकि ओवरीज जब बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर दी जाती है तो उससे पेशेंट को बहुत हैवीनेस फील होता है स्टमक के अंदर, उन्हें एब्डोमिनल पेन होगा, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होंगे बहुत ज्यादा। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया एंड आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो यूरिन पास करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, अनबियरेबल पेन, तो उन्हें डॉक्टर को और टीम को उसी टाइम इमीडिएटली जितना जल्दी वो बता सके उन्हें इमीडिएटली कांटेक्ट करना है। एंड हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं आफ्टर पिकअप कि इस बार उनके जो पीरियड साइकिल है वो विद इन 10 डेज में स्टार्ट हो जाएंगी। दे हैव टू विजिट इन द हॉस्पिटल ऑन द सेकेंड डे ऑफ द पीरियड्स। एंड एम्ब्रियोज के जो
क्वालिटी होती है, कितने एम्ब्रियोज बने हैं, किस क्वालिटी के बने हैं, वो हम पेशेंट को डे 3 एंड डे 5 पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसी दिन प्रॉपर एम्ब्रियोज की क्वालिटी हमें पता चलती है, उसी दिन हमें पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है फोन करके, और पेशेंट को विजिट करवाते हैं हॉस्पिटल। एंड दिस इज ऑल अबाउट पिकअप बिफोर प्री इंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ पिकअप। देन द मेन टॉपिक इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। व्हाट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर? एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ प्रोसेस जिसके अंदर फर्टिलाइज जो एग है, हमारा एम्ब्रियो जो बना है, जो एक एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके बनाया गया एम्ब्रियो, उसको हम ट्रांसफर करते हैं इन द वुमेन्स वूम। ये दो टाइप का होता है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो द फर्स्ट थिंग वाज व्हाट इज फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर? Fresh embryo transfer, we can say the transfer which is done within 2 to 5 days after pickup. ये डॉक्टर और पेशेंट दोनों कंसल्ट करते हैं इसके ऊपर कि उन्हें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाना है फ्रोजन। अगर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो जब पिकअप के लिए जो फॉलिकल्स की स्क्रीनिंग होती है थ्रू द स्कैन, तो उसी टाइम पे डॉक्टर ट्रांसवेजाइनली जब स्कैन कर रहे हैं तो साथ साथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी असेस करेंगे, उनकी प्रॉपर ग्रोथ, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो मिनिमम 7 to 8 mm होनी चाहिए। उसके अंदर जो हम 3D स्कैन करवाते हैं पेशेंट का कि ब्लड फ्लो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, वो हम असेस करते हैं, बिकॉज जो एम्ब्रियो हम ट्रांसफर करते हैं वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे करते हैं। एंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है कि जिस टाइम पे आफ्टर द गैप ऑफ 1 to 2 month डॉक्टर साथ साथ असेस करेंगे। डे 2 पे पेशेंट आएगा, डे 2 पे हम स्कैन करते हैं पेशेंट का, जिसमें हम चेक करते हैं उनकी लाइनिंग कि वो थिन है, कोई लाइनिंग के अंदर कोई फ्लूइड तो अवेलेबल नहीं है, ओवरीज में कोई सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है, लास्ट साइकिल का कोई एग या कोई फॉलिकल तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होता है तो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं एंड नेक्स्ट साइकिल पे हम बुलाते हैं। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता, अगर कोई लाइनिंग है वो प्रॉपर थिन है, ओवरीज में कोई भी बड़ा फॉलिकल प्रेजेंट नहीं है, कोई सिस्ट अवेलेबल नहीं है वहां पे, तो हम पेशेंट की डे 2 से हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस, प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशंस एंड मेनी टाइम लुप्राइड एज वेल। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं जो मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम पे लें। जब हम पेशेंट की लाइनिंग 7 to 8 mm तक बन जाती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस है वो 7 to 8 mm तक हो जाती है, तो उनके एक्वा सस्टेन या सस्टेन इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। पेशेंट को हम इन्फॉर्म करते हैं कि वो इंजेक्शन हैं वो प्रॉपर टाइम पे लें, प्रॉपर उनकी साइट पे ले, जो सबक्यूटेनियस लिए जाते हैं एक्वा सस्टेन इंजेक्शन, एंड सस्टेन इंजेक्शन हमेशा इंट्रामस्कुलर लिए जाते हैं। हम पेशेंट को प्रॉपर, अगर पेशेंट हॉस्पिटल आ जाता है सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं आ पाता तो हम कोशिश करते हैं हम पेशेंट को इंजेक्शन प्रोवाइड करने की पॉसिबिलिटी हो, वहां पे कोई भी नर्स अवेलेबल हो या हॉस्पिटल की कोई नर्स जाके इंजेक्शन लगाए पेशेंट को, पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। उनकी डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट्स चलती हैं, ट्रेफोलिक या बहुत सारे ट्रांसवेजाइनल जेल्स होते हैं, वो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, वो पेशेंट पे डिपेंड होता है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होता है। देन प्री एम्ब्रियो ट्रांसफर। प्री एम्ब्रियो ट्रांसफर के इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डे 2 पे पेशेंट आता है, सेकंड डे पे हम स्कैन करते हैं, उनको मेडिकेशंस देते हैं, तो पेशेंट को हम स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म करते हैं कि जैसे प्रोगाइनोवा उनकी टेबलेट्स चलती है, स्टार्टिंग 4 days मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट को 2 times a डे होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आफ्टर 4 days, 5th डे से जो प्रोगाइनोवा टेबलेट है वो 3 times a डे हो जाती है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग, उनके बीच में एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है। तो मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग 7 AM, आफ्टरनून 3 PM एंड इवनिंग 10 PM। ये प्रॉपर टाइम गैप से वो मेडिसिन दी जाती है, तो हम पेशेंट को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम पे ले, इंजेक्शन जो है एक्वा सस्टेन वो भी प्रॉपर टाइम पे ले, पेशेंट है वो एक इनफ गुड क्वालिटी ऑफ स्लिप ले एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, क्योंकि जो हमारी जो नेशनल स्लिप फाउंडेशन के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया कि 15% ऑफ वुमेन की स्लिप है वो इफेक्ट करती है उनकी प्रेगनेंसी कंसीव होने पे। तो एक वुमेन को बिफोर एंड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर नाइट में 7 hours एंड आफ्टरनून में मिनिमम 2 hours की स्लिप लेनी चाहिए। उन्हें अपनी फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट्स हैं वो लेनी चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए ड्रिंकिंग, ईटिंग फूड, जो स्ट्रेट फूड हम फ्रिज से डायरेक्ट फूड लेते हैं, कोई भी कोक या कोई भी स्मूदीज, वो ट्रांसफर से पहले और बाद में अवॉइड करनी चाहिए। शुगर हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें उस टाइम पे डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी हेल्दी फैट्स जो होते हैं, हेल्दी फैट्स डाइट जैसे कि ब्लूबेरीज, पोमीग्रेनेट, ये सबसे ज्यादा खानी चाहिए। उस टाइम पे सबसे मेन होता है अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं लेनी चाहिए, किसी ऐसे एरिया में ना जाए जहाँ पे स्मोकिंग हो रही हो बहुत ज्यादा। फिर इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है कि हमें डॉक्टर से
जो पेशेंट है उसको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्वांटिटी मीन्स 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे या सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। मोस्टली डॉक्टर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं जो हेल्दी भी होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि मैम हमें ट्विंस चाहिए, तो 2 एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए जाते हैं। बट उसमें डॉक्टर पहले कंसेंट ले लेते हैं पेशेंट से कि उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर हमने 2 एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए तो बेबी ट्विंस ही होंगे। बहुत बार सिर्फ सिंगल बेबी स्ट्रक होता है, सिंगल बेबी बाहर आ जाता है। साइन पेशेंट को प्रॉपर कंसेंट साइन करने होते हैं जिसके अंदर पीएनडीटी फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर कंसेंट होता है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। पेशेंट को जब भी वो हॉस्पिटल में कंसेंट साइन करता है तो उसे पैरा 2 जो होता है, टेबल ऑफ कंसेंट्स के पैरा 2 फॉर्म नंबर 10, 11 एंड 12, वो हमेशा ध्यान से पढ़ने चाहिए। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो पेशेंट को एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए एंड उसके बाद में साइन करनी चाहिए, जिसके अंदर प्रॉपर नोटेड डाउन होता है कि हम कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के हैं, डे 3 एम्ब्रियोज है, डे 5 एम्ब्रियोज है, ये पेशेंट को हर चीज पता होनी चाहिए। अगर जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के कंसेंट साइन हो रहे हैं तो मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर्स हॉस्पिटल में प्रेजेंट होने चाहिए। किसी कंडीशन की वजह से अगर मेल पार्टनर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो पा रहे या वो आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, उन्हें अपने डॉक्टर को और नर्सेस टीम को पहले इन्फॉर्म करना होगा बिफोर द डे ऑफ ट्रांसफर। अगर क्लिनिक के अंदर ऑनलाइन कंसेंट्स लेने की फैसिलिटी अवेलेबल है तो बेस्ट है, हम ऑनलाइन कंसेंट्स लेते हैं या फिर हम पेशेंट्स को कंसेंट मेल करते हैं, क्योंकि जब तक हस्बैंड के कंसेंट साइन नहीं होंगे जो ट्रांसफर है वो एम्ब्रियोस का वो नहीं किया जाएगा। तो दोनों के कंसेंट सबसे मेन होते हैं, ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बार पेशेंट्स को ये डाउट होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले जैसे पिकअप के टाइम पे वो आए थे नेल बाय माउथ वैसे ही आना होता है। देन द मेन थिंग कि पेशेंट शुड टेक प्रॉपर डाइट ऑन द डे ऑफ सर्जरी ऑफ ट्रांसफर एज वेल। दे नो नीड टू बी एम्प्टी स्टमक, टेक ऑल द मेडिसिन। जो भी उनकी मेडिसिन प्रोगाइनोवा, ट्रिपोलिक, जितनी भी मेडिसिन चल रही है, उनका इंजेक्शन चल रहे हैं, वो इंजेक्शन भी उन्हें लेने हैं, अपनी पूरी मेडिसिन लेनी है और उन्हें एम्प्टी स्टमक नहीं आना है, हेल्दी डाइट उन्हें लेके आनी है, प्रॉपर बाथ नहीं लेना है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस थे पिकअप के टाइम विथ नो ज्वेलरी, नो केमिकल प्रोडक्ट्स, वो सब इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे क्योंकि वो ओटी में जा रहे हैं। अगर केमिकल प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं तो केमिकल्स की वजह से जो बेबी है, एम्ब्रियो है लैब के अंदर, जो एम्ब्रियोज है वो एम्ब्रियोज हार्म होते हैं। तो हमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, ना नर्स को, ना डॉक्टर को, ना पेशेंट को, किसी को भी नहीं। डॉक्टर है वो प्रॉपर टाइम बताते हैं पेशेंट को, किस टाइम पे उनका ट्रांसफर होगा, किस टाइम उन्हें हॉस्पिटल विजिट करना है, क्योंकि ट्रांसफर से पहले जो ब्लैडर है पेशेंट का वो फुल होना चाहिए। एक क्वांटिटी होती है कितना उनका ब्लैडर होना चाहिए, अगर ब्लैडर में अच्छी क्वांटिटी होगी, बहुत ज्यादा फुल होगा, हम लाइनिंग प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो ये उन्हें फिक्स टाइम डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसफर में थोड़ा टाइम लग जाता है एंड पेशेंट को 1 से 2 बार यूरिन पास करना होता है, जिससे पेशेंट को यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। बहुत ब्लैडर फुल करके एंड यूरिन पास करते हैं तो उन्हें यूटीआई हो जाता है। तो उन्हें प्रॉपर टाइम पता पूछना चाहिए डॉक्टर से, उससे अकॉर्डिंग उन्हें पानी पीना चाहिए, पानी या लिक्विड डाइट जो भी है। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर की साइकिल चल रही है उस टाइम एक्सट्रीम टेम्परेचर से हीट के एरिया में जाएंगे, तो जो हीट है वो एक्सटर्नल एज होते हैं, वो एक्सटर्नल एजेंट से इम्पेक्ट करते हैं हमारे चांस ऑफ सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर। और अगर आप हीट से कोल्ड में जाते हैं तो कोल्ड के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और जो इम्प्लांटेशन है एम्ब्रियोस का वो नहीं हो पाता। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले प्रॉपर एक पेशेंट को पता होनी चाहिए। वो बहुत बार होता है पेशेंट डॉक्टर से हर चीज पूछ नहीं पाता, डॉक्टर बिजी होता है या फिर वो भूल जाते हैं तो नर्स से पूछते हैं। ये सारी चीजें एक नर्स को हमेशा पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। देन प्रोसीजर होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर का। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है पेशेंट को सेम पोजीशन होगी, ओटी के रिकवरी एरिया में ले जाएंगे, हम पेशेंट को चेंज करवाएंगे। उस दिन कैनुलेशन नहीं होता क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर कभी भी अंडर एनेस्थेसिया नहीं होता। बहुत रेयरली केसेस होते हैं जिसमें अंडर एनेस्थेसिया करते हैं, वरना एम्ब्रियो ट्रांसफर अंडर एनेस्थेसिया नहीं होता। ये 50 to 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट को हम ओटी में लेके जाते हैं, पेशेंट को हम प्रॉपर पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन होता है जो एक नर्स स्कैन करके डॉक्टर को असिस्ट कराती है, मॉनिटरिंग करवाती है स्क्रीन पे। डॉक्टर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो बिफोर ट्रांसफर पेशेंट से मिलते हैं, जो उस टाइम वहां पे पीओटी में भी डिस्कस किया जाता है कि पेशेंट को कितने एम्ब्रियोस ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन से डे 3 डे 5 एम्ब्रियोस ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में।
ये पेशेंट से हम वापस कंफर्म करते हैं। पेशेंट का ट्रांसफर किया जाता है। आफ्टर ट्रांसफर पेशेंट ओटी के अंदर 15 to 20 मिनट्स लाई डाउन करता है। उसके बाद में पेशेंट यूरिनेशन करता है। जब पेशेंट यूरिन पास कर लेगा वो थोड़ी देर रिकवरी एरिया में रेस्ट करता है। उसके बाद में मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स के अंदर इंजेक्शन होते हैं आफ्टर ट्रांसफर भी, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन एंड ब्लड थिनर इंजेक्शन, जो एक एनोक्सापेरिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो आपको हमेशा वहां से एक नर्स आपको लगाएगी एंड आपको पूरी कोशिश करना है आप प्रॉपर वो इंजेक्शन लें। ट्रांसफर के बाद में पेशेंट को हमेशा अपने डॉक्टर से कंफर्म करना है किस दिन उन्हें बीटा एचसीजी जो ब्लड टेस्ट होता है एंड यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ये करवाना है, या किस दिन उन्हें ये करना है। क्योंकि ब्लड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट सबसे मेन होता है जिसे बीटा एचसीजी टेस्ट बोलते हैं, जिससे प्रॉपर हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है वुमेन या नहीं है, उन्होंने कंसीव किया है या वो नहीं कंसीव कर पाए। उन्हें अपने जो मेडिसिन है इंजेक्शन है वो प्रॉपर टाइम पे लेनी है। हेल्दी डाइट लेना है पेशेंट को। लेकिन आफ्टर ट्रांसफर पेशेंट शुड अवॉइड पपाया, जंक फूड्स एंड डोंट यूज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में ना पेशेंट खुद खाना गर्म करेगा ना किसी गर्म हुआ हुआ खाना खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेव्स आती है जो बहुत हार्मफुल होती हैं बेबी के लिए। डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक। जो कॉफी एंड टी है उनका अमाउंट भी मिनिमाइज करना होता है पेशेंट को। पेशेंट को बहुत बार पेशेंट्स के डाउट होते हैं कि हमें आफ्टर ट्रांसफर कितने टाइम हमें बेड रेस्ट करना है। तो पेशेंट को बेड रेस्ट नहीं करना होता। मोस्ट ऑफ टाइम्स हम पेशेंट को आफ्टर 12 आवर्स हम पेशेंट को बोल देते हैं कि आप लाइट वर्क घर का वो कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग का वर्क होता है, घर में बहुत स्क्वेंट की पोजीशन में बैठना होता है, वो आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा। अपना लाइट वर्क कर सकते हैं घर पे, घर पे थोड़ा घूम भी सकते हैं। अगर बहुत बार होता है पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम हम स्टेयर्स क्लिम कर सकते हैं। आप स्टेयर्स भी क्लिम कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है आपका पैर ना फिसले, आप गिर ना जाए। और हर चीज हम पेशेंट को, किसी एक सिंगल चीज के लिए हम पेशेंट को ये नहीं कहते कि आपको चीजें अवॉइड करनी है, आपको बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट नहीं करना होता आफ्टर ट्रांसफर। हम अवॉइड करवाते हैं पेशेंट को कांटेक्ट करवाना है उन इल पीपल से, या फिर कोई भी जैसे बहुत सारे वायरल्स चल रहे होते हैं, तो पेशेंट को हम बोलते हैं जितने भी इल पीपल्स होते हैं उनसे हम कांटेक्ट ना करें। नेगेटिव थिंग्स हैं उनको भी अवॉइड करें। जितना पॉजिटिव हो सकते हो उतना पॉजिटिव होना होता है। कुछ हल्का योगा, लाइट योगा, सम एक्सरसाइज वो कर सकते हैं जिससे उनकी बॉडी है वो स्ट्रेस फ्री रहे। ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर्स। एंड देन द मेन थिंग वाज द रिजल्ट डेट। आफ्टर जिस दिन रिजल्ट डेट आता है, अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, बीटा एचसीजी भी उनकी डेट जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, तो उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना होता है प्रॉपर टाइम टू टाइम चेकअप के लिए। उस टाइम पे भी उनके कुछ मेडिसिन कुछ इंजेक्शन चलते रहते हैं, वो प्रॉपर उन्हें लेना होता है। एंड अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है सो पेशेंट को मायूस नहीं होना, डॉक्टर के पास जाना है, डिस्कस करना है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी उनकी, आगे उन्हें अभी क्या करना है, उनका नेक्स्ट ट्रांसफर करेंगे, उनका वापस पिकअप होगा, किस तरीके से होंगी सारी चीजें, वो उन्हें डॉक्टर से डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें थी प्री एंड पोस्ट पिकअप एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। थैंक यू सिस्टर नेहा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली पेशेंट्स पूछते हैं, वो मैं आपसे वो मैं अभी बोलूंगी, आप बताइएगा आप किस तरह से उसे काउंसिल करते हैं। हाँ इन जी मैम। केस जैसे कि अगर पेशेंट जो है वो आउट ऑफ द सिटी से आया है आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, एंड उनके हस्बैंड रोज नहीं आ सकते हैं पर पेशेंट को रोज आना है। इन दैट केस अगर पेशेंट पूछता है कि उसके हस्बैंड को कितने बार विजिट करने की जरूरत होती है, तो फिर आप क्या एक्सप्लेन करते हैं उन्हें? मैम अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर का है तो हम पेशेंट को, हस्बैंड को हम हमेशा नहीं विजिट करवाएंगे। जिस दिन मेन हम्म। कंसेंट साइन होंगे हम उसी दिन विजिट करवाते हैं। एंड अगर पिकअप का ओके। प्रोसीजर है तो पिकअप के हम्म। प्रोसीजर पे पहले हम डीएफआई के लिए हम विजिट करवाते हैं एक बार। अगर पेशेंट आउट हम्म। ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्रीज आ रहा है तो हम उनका सैंपल है वो फ्रोजन कर लेते हैं इक्सी के लिए। अगर वो हम्म। इन द सिटी ही है तो उन्हें हम हम्म। जिस दिन पिकअप होता है हम उस दिन बुलाते हैं फ्रेश सैंपल के लिए। हम्म। ओके। जैसे किसी का स्टिमुलेशन चल रहा है, और जैसे कि एंटागनिस्ट साइकिल में अगर है पेशेंट, और उसका एंटागनिस्ट का टाइम हो गया है और स्कैन के लिए टाइम अभी लग रहा है, वेटिंग है, तो अगर पेशेंट पूछता है कि हम पहले इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं?
मैम हम पहले इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि जो एंटागोनिस्ट का टाइम है वो टाइम बाउंड इंजेक्शन होता है जो विद इन 24 हम्म। आवर्स के अंदर लगना चाहिए। तो पहले हम इंजेक्शन लगाएंगे अगर स्कैन का टाइम है, एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन लगा देंगे, एंड जो दूसरी स्टिमुलेशन इंजेक्शन का डोज है वो आफ्टर स्कैन डॉक्टर फिक्स करता है, तो आफ्टर स्कैन ही लगेगा दूसरा इंजेक्शन। अगर किसी पेशेंट के हस्बैंड का सीमन एनालिसिस नॉर्मोस्पर्मिया नहीं है, मान लीजिए सीवियर ओलिगोएस्थेनो है, तो क्या पिकअप के टाइम के लिए हस्बैंड के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं? यस मैम, उसके अंदर भी हस्बैंड की मेडिसिन भी चल रही होती हैं, and उससे पहले भी पेशेंट के 1 से 2 से 3 बार सैंपल है वो कलेक्ट किया जाता है। जिस सैंपल की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है वो हम फ्रोजन कर लेते हैं उस टाइम पे। एंड फिर एंड फ्रेश अगर पेशेंट की सैंपल? कंडीशन ये एजोस्पर्मिया है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, तो हम पेशेंट हस्बैंड का टीसा एक प्रोसीजर होता है वो भी करते हैं, टीसा या पीसा। करेक्ट। तो उस केस में हमको हस्बैंड को भी एनबीएम बुलाना होगा पेशेंट के हस्बैंड साथ? को भी एनपीएम बुलाना होता है, अंडर करेक्ट। एनेस्थेसिया प्रोसीजर होता है हस्बैंड का भी। उनके भी अलग कंसेंट्स होते हैं जो प्रॉपर कंसेंट हस्बैंड से एंड वाइफ से दोनों से हम साइन करवाते हैं। ओके। एंड अगर पेशेंट पूछता है कि क्या हम इंजेक्शंस को कोल्ड फर्मेंटेशन या सिकाई कर सकते हैं, तो उस केस में आप क्या कहते हैं? मैम वो आइस पैक से अपने इंजेक्शन को सिकाई कर सकते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। और ओके। कोकोनट ऑयल हम वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो पेशेंट्स को स्पॉट्स हो जाते हैं बहुत बार ब्लूइश ब्लैकिश कलर के, तो स्पॉट्स धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं उससे। ओके। थैंक यू सिस्टर। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें। ओके। सो मैम हमारा दूसरा टॉपिक है हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी। द मेन थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्रोस्कोपी? Hysteroscopy is a procedure which is used to examine the inside of the womb. It is carried out of using a hysteroscope. Hysteroscope एक नैरो टेलीस्कोप होता है जिसके आगे की तरफ एक छोटी लाइट और एक कैमरा अवेलेबल होता है एट द एंड ऑफ द ट्यूब। वो हम पेशेंट की वेजाइना के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं वुम्ब में। हम असेस करते हैं कि वुम्ब के अंदर कोई भी कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक मॉनिटर के थ्रू जो स्पेशलाइज नर्स है एंड डॉक्टर है वो मॉनिटर के ऊपर असेस करते हैं। मोस्टली हम हिस्ट्रोस्कोप के अंदर देखते हैं अगर पेशेंट की लाइनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे जाले बन जाते हैं बहुत ज्यादा, या पॉलिप बन जाता है। पॉलिप क्या होता है? एक जैसे हमारी बॉडी पे मस्सा बनता है, कुछ एक्स्ट्रा सेल्स है वो ग्रोथ होने लग जाती है। तो वैसे ही पेशेंट की जो यूट्रस है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिप्स बन जाते हैं, तो हम पॉलिप्स कट करके बाहर निकालते हैं, हम चेक असेस करते हैं पूरा इंटरनली। उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोप, जिसके अंदर हम कैमरास के थ्रू हम असेस करते हैं। अब हिस्ट्रोस्कोपी भी दो टाइप की होती है, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एंड ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी जो होती है एक प्रोसीजर होता है जिसमें थिन लाइट ट्यूब इंसर्ट की जाती है थ्रू द वेजाइना, जो एग्जामिन करती है सर्विक्स को इनसाइड एंड यूट्रस के इनसाइड की तरफ। पूरा हम एग्जामिन करते हैं डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर। बट ऑपरेटिव के अंदर प्रोसीजर सेम होता है, एक थिन लाइट ही इंसर्ट की जाती है यूट्रस के अंदर जिसको हम हिस्ट्रोस्कोप बोलते हैं। बट इसके अंदर सीजर भी साथ में इंसर्ट की जाती है ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में, जिसके अंदर कोई पॉलिप है, फाइब्रोइड्स हैं, कुछ एडेजेंस आ रखे हैं, उनको हम कट करके रिमूव करते हैं बाहर, और उनका हम सैंपल भेजते हैं लैब्स के अंदर। जैसे टीबी पीसीआर का, HbA1c, अलग अलग सैंपल्स होते हैं जो पेशेंट का भेजा जाता है, जिससे हमें पता चलता है वो किस चीज की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर कोई भी स्टिचेस नहीं आते, कोई भी कट्स नहीं आता। पेशेंट को बहुत बार होता है हमें कट्स लग जाएंगे, कोई कट या कोई स्टिचेस नहीं आता हिस्ट्रोस्कोपी के अंदर। ये थ्रू द वेजाइनल, वेजाइनल जो है ये प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। ये था हिस्ट्रोस्कोपी के बारे में। देन हिस्ट्रोस्कोपी की देन फर्स्ट थिंग वाज लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या होती है? ये एक प्रोसीजर होता है जो ये भी ओटी थिएटर के अंदर अंडर एनेस्थीसिया परफॉर्म किया जाता है। एब्डोमिनल और पेल्विस के अंदर जो स्मॉल इंसिजन्स होते हैं उनको असेस करते हैं। इसमें कुछ कैमरास होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं, एंड ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें कट्स भी लगते हैं। इसमें स्मॉल स्मॉल जो ट्यूब्स है वो स्टमक के बहुत पार्ट्स में इंसर्ट की जाती है, जैसे इमेज के अंदर अभी शो हो रही है। तो इसके अंदर एक से दो स्टिचेस आते हैं पेशेंट के 3 या 4 जगह पे। पर्पज क्या होता है हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी का? इसमें हम डायग्नोस करते हैं पेशेंट का
कोई भी कंडीशन है पेशेंट में, जैसे अपेंडिसाइटिस पे, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस है, एंडोमेट्रियम है, कैंसर है जैसे लीवर कैंसर या ओवेरियन कैंसर्स। मोस्टली हम आईवीएफ की फील्ड के अंदर अगर हम हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम ओवेरियन कैंसर्स, इंफ्लामेटरी, पेल्विक इंफ्लामेटरी जो डिजीजेस है हम इसके लिए करते हैं। अपेंडिसाइटिस का मोस्ट प्रोबेबली मल्टी स्पेशलिस्ट में किया जाता है, आईवीएफ में नहीं करते हैं हम। इनका बेनिफिट्स क्या होते हैं दोनों प्रोसीजर्स के? ये लेस पेनफुल होते हैं, कटिंग जो होती है स्किन और टिश्यूज की वो बहुत कम होती है, फेवर वुड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जो पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है, और हॉस्पिटल स्टे का ड्यूरेशन वो भी बहुत कम होता है। हिस्ट्रोस्कोपी में मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स एंड लेप्रोस्कोपी में 12 आवर्स मैक्स टू मैक्स दिस टाइम। बहुत रेयरली होता है पेशेंट को इससे ज्यादा स्टे करना होता है हॉस्पिटल में। बट इनके कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे जो हिस्ट्रोस लेप्रोस्कोपी होती है उसके कुछ रिस्क होते हैं, मेनली ब्लीडिंग होने लग जाती है इंसिजन्स के ऊपर, इंजरी हो जाती है एब्डोमिनल के जो ऑर्गन्स हैं उनपे, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एब्डोमिनल के अंदर प्लेस हो जाती है बहुत सारे पार्ट्स पे। सबसे मेन होता है कंसेंस, जो एक नर्स भी लेती है डॉक्टर भी लेते हैं। जो डॉक्टर के थ्रू मेन कंसेंस लिए जाते हैं वो होते हैं रिस्क के और बेनिफिट्स के ऊपर, जो प्रॉपर डॉक्टर पेशेंट को एक्सप्लेन करता है कि ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, या परफॉर्मेंस परफोरेशन जो है वो कंडीशन आ सकती है पेशेंट के ऊपर ड्यूरिंग द प्रोसीजर या आफ्टर द प्रोसीजर। एंड इसके बेनिफिट्स होते हैं कि फास्टर रिकवरी होती है, इसमें हॉस्पिटल स्टे है वो बहुत कम होता है, और जो उनकी इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है या जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है वो हम बहुत अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर दीपिका टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स अबाउट द हाँ कंसेंट्स। हाँ। तो जो भी हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, वेदर इट इज अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर और अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसीजर, हर एक केस में कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के लिए भी, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और मेडिको लीगली भी। तो जो भी कंसेंट फॉर्म होता है उसमें हमें पेशेंट का नाम, उसकी जो भी आपका हॉस्पिटल आईडी नंबर है, उसकी एज है, कौन सा डॉक्टर उसे परफॉर्म करने वाला है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म होने वाला है, उस प्रोसीजर के क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट हैं, और उस प्रोसीजर के क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये सारी चीजें हमें उस इंफॉर्मेशन शीट, जो हमारे कंसेंट शीट होती है, उस पे हमें ये सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं। आप प्लीज स्लाइड चेंज करेंगे? नेहा प्लीज स्लाइड चेंज करें। यस मैम, जस्ट अ सेकंड, आई एम नॉट एबल टू चेंज, जस्ट गिव मी 1 minute मैम। और जैसे ये कंसेंट फॉर्म है जो हमारे हॉस्पिटल में यूज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो उसमें ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, उसमें एनेस्थीसिया, क्या एनेस्थीसिया दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होने वाला है, उसके रिस्क क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव्स, ये सारी चीजें डॉक्टर को अपने हाथ से मेंशन करनी है। एंड आपको पेशेंट और उसके अटेंडर्स दोनों से इस पेज पे साइन लेने हैं, एज वेल एज द डॉक्टर एंड द विटनेस। ये सारे लोगों के साइन होने के बाद ये पेपर कंप्लीट होता है। जो प्रिपरेशन जो हमको सर्जरी के पहले करना होता है, बेसिक स्टार्ट विद, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमको एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है। उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट्स तो नहीं हुए हैं। बेसिकली जब भी अगर पेरिफेरी में देखेंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट का एचएसजी बेसलाइन करवा लेते हैं, तो उनके पास उनकी एचएसजी की फिल्म है तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम किसी पेशेंट को हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये कुछ बेसिक प्रिपरेशन उसके करने होते हैं, जिसमें जो बेसलाइन टेस्ट्स होते हैं जैसे सीबीसी, थायराइड, शुगर्स, यूरिन, ब्लड ग्रुप और वायरल मार्कर्स, और एक बहुत डिटेल्ड 3D अल्ट्रासाउंड अगर होता है तो बहुत बेनिफिशियल है, ताकि हम पेशेंट को बिफोर हैंड समझा पाएं कि पेशेंट को क्या कंडीशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या सर्जरी में हमको क्या क्या करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर मान लीजिए उस स्कैन में हमें ये समझ में आता है कि कोई अडेशंस हैं या ट्यूब्स में कोई फ्लूइड कलेक्शन समझ में आ रहा है, तो हमको साइमल्टेनियसली पेशेंट के सैल्पिंजेक्टमी की भी कंसेंट लेनी पड़ सकती है, या एडिशोलिसिस की कंसेंट लेनी पड़ सकती है। मान लीजिए कोई एंडोमेट्रियोमा दिख रहा है या और कोई हमें परेशानी जो नजर आ रही है स्कैन में, तो हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उनसे कंसेंट ले सकते हैं, ताकि अगर हमको ओटी में इस तरह की कोई चीज दिखे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो कि हमने कंसेंट नहीं लिया तो हम उसको प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाए।
पीएसी कराना इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को एटलीस्ट 6 आवर्स का एनबीएम बताना इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसको एक टेस्ट डोज एंटीबायोटिक का, टेटनस का, जाइलोकेन, ये सब हमको एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू सर्जरी देना होता है। फिर उसको पेशेंट को पार्ट प्रिपरेशन इसके बारे में समझाना होता है, शेव करना या क्लिपिंग, पेपर्स ये कहते हैं कि क्लिपिंग करना बेहतर है। उसके अलावा पेशेंट कोई ज्वेलरी या बिलोंगिंग्स ना लाए, और अगर वो लाता है तो वो प्रायर टू दी ओटी वहां पे सबमिट करके जाता है। उसके लिए भी एक प्रिपरेशन फॉर्म होता है जिसमें कंसेंट में ये नर्सिंग पेपर जो होता है उसमें ये मेंशन होता है कि ये बिलोंगिंग्स वो लेके आए हैं और उन्होंने स्टाफ को दिया है या स्टाफ ने किसको हैंड ओवर किया है, उनके अटेंडर्स को। नेक्स्ट, बाउल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर अगर हम लैप्रोस्कोपी की बात करें तो ऑपरेटिव भी हो सकता है, डायग्नोस्टिक भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक में हमें सिर्फ एक तरह से देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। ऑपरेटिव में हमें प्रायरली पता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियोमा है या एडेशंस हैं। उसके लिए हमको बाल प्रिपेयर थोड़ा ज़्यादा करना होता है। डायग्नोस्टिक में अगर हम 2 डल्कोलेक्स की टैबलेट्स दे देते हैं, मान लीजिए पेशेंट का सर्जरी कल है, तो हम आज शाम को उसे कहते हैं कि आप डल्कोलेक्स टैबलेट्स ले लें जिनका उनका बाल क्लियर हो जाए। ऑपरेटिव सर्जरीज के लिए हम उन्हें डल्कोलेक्स टैबलेट के अलावा एक पेगलैक पाउडर होता है जिसे हम उनको बोलते हैं कि वो एक दिन प्रायर शाम को पिएं, जिससे उनका बाल क्लियर हो। और उसके बाद उनको लिक्विड डाइट पे ही रहना है पेशेंट को, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बाउल भी इन्वॉल्व हो सकता है। और मान लीजिए बाउल पे, रेक्टम पे अगर हमको एक्सटेंसिव सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वहां पे लीक की संभावना बन सकती है। तो उसे हमें अवॉइड करने के लिए पेशेंट को प्रायर ही ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए पहले से हमें बताना होता है, पहले से हम उसको फिर ये सब चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वो नर्सिंग वाला फॉर्म है जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी। जब पेशेंट एडमिट होता है तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन, वाइटल्स, पेन, एलर्जीज, उसके करंट मेडिसिन क्या ले रहे हैं, उनका जो जीसीएस स्कोर है वो क्या है, ये सारी चीजें एक सिस्टर को फिल करना होता है। नेक्स्ट, एंड ये जो है इसमें वैल्यूएबल हैंडओवर, जो आप ऊपर बीच में कॉलम देख सकते हैं कि वो क्या लाए हैं वैल्यूएबल्स, वो आपने किसको हैंडओवर किए हैं। मतलब जिस स्टाफ नर्स ने उनको उनके अटेंडर्स को दिया है तो उनका नाम, सिग्नेचर वहां पे आप लिखते हैं ताकि बाद में इन सब चीजों की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवर टू यू नेहा। So ये है, now I'm going to explain pre-procedure instructions. हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी या फिर ओवम पिकअप का होता है, अंडर एनेस्थेसिया जितने प्रोसीजर्स होते हैं उनके प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस है, वो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, डोंट ड्रिंक, डोंट ईट इंक्लूडिंग वाटर, स्मोक मिनिमम 12 आवर बिफोर द सर्जरी। उन्हें कुछ भी नील बाय माउथ रहना, उन्हें अपने माउथ से कुछ भी चीजें इंसर्ट नहीं करनी। अगर उनके कोई थायराइड की, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई थायराइड की मेडिसिन चल रही है तो उन्हें 5 to 6 आवर्स बिफोर विद सिप ऑफ वाटर उन्हें वो टेबलेट लेनी है। सर्जरी के टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि उसी दिन उनके कंसेंट्स भी साइन होते हैं, पेशेंट का एडमिशन होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है नर्स के थ्रू। रिकवरी एरिया में उसे कैनुलेशंस लगते हैं, उसे कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, एंटीबायोटिक, जैसे अभी दीपिका मैम ने बताया। तो ये सब कुछ पेशेंट को हम देते हैं, तो उन्हें टाइम पे आना होता है हॉस्पिटल। प्रॉपर कंसेंट्स वो साइन करेंगे कि उनका लेप्रोस्कोपी है तो लेप्रोस्कोपी के कंसेंट्स, अगर हिस्ट्रोस्कोपी है तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो या ऑपरेटिव हिस्ट्रो, जो भी हिस्ट्रोस्कोपी है उसके कंसेंट है वो साइन करेंगे। वो कोई भी ज्वेलरी वियर नहीं करेंगे, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करेंगे, अपने प्यूबिक हेयर को शेव करेंगे। प्यूबिक हेयर, बेली या पेल्विक एरिया है, इन सबको शेव करेंगे, बिकॉज लेप्रोस्कोपी के अंदर बेली के थ्रू जो ट्यूब्स है वो इंसर्ट की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, थायराइड की मेडिसिन अगर पेशेंट लेना है तो उसे 6 से 7 घंटे पहले उसे विद द सिप ऑफ वाटर अपनी मेडिसिन लेनी है। पेशेंट को कोई भी एलर्जी है किसी ड्रग से, किसी भी ड्रग से एलर्जी है, तो अपने डॉक्टर को, अपनी नर्सेस टीम को और एनेस्थेटिक को वो बिफोर प्रोसीजर इन्फॉर्म करेंगे। नर्स है उन्हें ड्रेस चेंज करने के लिए ड्रेस देगी, उनको कैनुलेशन करेगी, उनको कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करेगी, उनके वाइटल साइंस जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उनको पूरे वाइटल साइंस है वो डॉक्यूमेंट करेगी। उनकी अगर कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है तो उनकी डायबिटीज भी, हर एक चीज उनकी चेक की जाती है बिफोर गोइंग टू द ओटी थिएटर। देन पोस्ट पोस्ट ऑप ऑप में, हाँ आप बोलो, कोई बात नहीं। पोस्ट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आफ्टर पिकअप हम सबसे पहले असेस करते हैं पेशेंट का एयरवे। एयरवे उनका क्लियर है नहीं है, पेशेंट अच्छे से ब्रीथिंग कर पा रहा है, कोई भी स्लाइवा या कुछ भी पेशेंट के माउथ के अंदर कलेक्ट नहीं हो रखा, उसका जो सर्कुलेशन है वो सही होना चाहिए।
जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो हम साथ साथ असेस करते हैं, पेशेंट को फ्लूइड्स लगा रहता है, लाइक आरएल या एनएस, जो भी डॉक्टर असेस करता है वो पेशेंट के साथ साथ लगते रहते हैं। उनके जीआई फंक्शन और न्यूट्रिशन से वो हम साथ में असेस करते हैं। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में हम लाई डाउन करवाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक जो सेमी फॉलिकुलर पोजीशन है, 45 डिग्री पे जो पेशेंट का हेड है वो अप रहता है, जिससे कि स्टिमुले जो O2 सैचुरेशन है वो नॉर्मल रहती है पेशेंट की बॉडी में। उसकी स्किन इंटीग्रिटी, उसकी कोई ड्रेनेज, हर चीज हम असेस करते हैं पेशेंट की पोस्ट ऑप कंडीशंस के अंदर। देन जो पोस्ट ऑप हिस्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रक्शंस एंड लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रक्शंस वो अलग अलग होते हैं। पोस्ट ऑप केयर जो होती है आफ्टर हिस्ट्रोस्कोपी, अगर प्रोसीजर हुआ है पेशेंट का, तो हिस्ट्रोस्कोपी के बाद में हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि 1 से 2 दिन तक जो माइट वेजाइनल ब्लीडिंग है वो रहेगी, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनके मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, उनकी मोबिलिटी है उनको एनकरेज करेंगे। नर्स है वो पेशेंट को लाइट डाइट प्रोवाइड करेगी आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ सर्जरी। 2 to 3 आवर्स तक पेशेंट को असेस किया जाएगा, उसके वाइटल साइंस को असेस किया जाएगा। अगर उसे नोजिया की कंडीशन है तो उसे मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। उसे प्रॉपर असेस करने के बाद में उसे 2 से 3 घंटे के बाद हम उन्हें लाइट डाइट प्रोवाइड करेंगे। पहले लिक्विड डाइट देंगे, अगर लिक्विड डाइट पे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है देन हम सॉलिड डाइट प्रोवाइड करेंगे। अगर पेशेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे कि उन्हें लोअर एब्डोमिनल एरिया जो है उसमें माइनर पेन फील होगा फॉर 2 to 3 डेज, उन्हें प्रॉपर अपनी मेडिसिन लेनी है जो एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। दे शुड अवॉइड टू यूज एनीथिंग वेजाइनली फॉर 2 weeks, नॉट टेम्पून्स, एंड अवॉइड इंटरकोर्स एज वेल, बिकॉज वेजाइनली प्रोसीजर होता है अगर हिस्ट्रोस्कोपी तो उसमें वेजाइनल में बहुत कुछ माइनर कट्स लग जाते हैं, तो पेशेंट को पेन होता है। अब वो पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो स्विमिंग के लिए या फिर टब्स के अंदर बैठने के लिए अवॉइड करे, बिकॉज उस टाइम जो वाटर में बैक्टीरियाज है वो इजिली एंटर कर सकते हैं यूट्रस के अंदर इस वे के थ्रू। उन्हें 2 से 3 दिन के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग है वो भी अवॉइड करनी है, जिससे अगर वो हैवी वेट लिफ्टिंग करेंगे, एनेस्थेशिया की वजह से पेशेंट की बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, बिकॉज वो मिनिमम 9 to 10 आवर्स वो नील बाई माउथ रहते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा करने ऐसे चक्कर आने लग जाता है, बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है पेशेंट की, तो वो हैवी वेट लिफ्टिंग उनसे अवॉइड करवाते हैं। ये थे मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन जो पिकअप के बाद में भी हम पेशेंट को देते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी के बाद में भी। बट अगर पेशेंट का लेप्रोस्कोपी हुआ है तो हम पेशेंट को स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म करेंगे, उनके जो इंसिजन्स लगे हैं उनके ऊपर हमने टेप लगाई होती है, वो टेप वो रिमूव ना करे, या तो 1 वीक तक, या जब तक वो खुद टेप खुद ना गिर जाए निकल के, तब तक पेशेंट को उन टेप्स को रिमूव नहीं करना है। हम जो फाइंडिंग्स जो है वो डॉक्टर है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा पेशेंट को, बिकॉज डॉक्टर ने प्रॉपर उनको प्रोसीजर के टाइम पे असेस किया था इंटरनली, तो डॉक्टर है एक एक फाइंडिंग जो पेशेंट को इन्फॉर्म करेगा, पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को। उनकी जो बॉडी है पेशेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे वार्म वाटर और क्लॉथ से अपनी बॉडी को वो क्लीन करें। उन्हें ध्यान रखना होगा कि जो उनकी इंसिजन्स हैं वो ड्राई रहने चाहिए, टेप वो ड्राई रहनी चाहिए, वो अगर थोड़ी सी भी वेट हुई तो जो उनके स्टिचेस लगे हैं वो प्रॉपरली हील नहीं हो पाएंगे, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट को हम बोलेंगे दैट दे शुड रिमेन ऑन लिक्विड डाइट, जस्ट सूप एंड जूसेस फॉर 12 आवर आफ्टर द सर्जरी। अगर 12 आवर्स के अंदर उनको लिक्विड डाइट के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो ही हम सॉलिड डाइट देंगे। अगर उन्हें वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा है तो हम उन्हें जितना जल्दी होगा इमीडिएट बेसिस पे हम उन्हें इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज अगर उन्हें वॉमिटिंग हुई देन उनके जो स्टिचेस लगे हैं एब्डोमेन में उनके अंदर बहुत पेन, सीवियर पेन होने लग जाएगा पेशेंट को। आफ्टर 12 आवर्स अगर पेशेंट को एकदम नॉर्मल है, उसे नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्स कुछ भी फील नहीं हो रहा है, देन हम उन्हें लाइट डाइट स्टार्ट करेंगे एंड पेशेंट को हम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करेंगे दैट अबाउट अ वीक उन्हें लाइट डाइट ही लेना है, हैवी डाइट उन्हें नहीं लेना। उन्हें किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंगेज नहीं होना है 1 वीक तक। प्रॉपर मेडिकेशन उन्हें लेनी है जो डॉक्टर ने बताई हैं, प्रिस्क्राइब की है, उन्हें प्रॉपर डोज, उनका ड्यूरेशन वो प्रॉपर हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे। अपॉइंटमेंट डेट जो है, जिस डेट पे डॉक्टर ने बुला रहे हैं उस पर उन्हें फॉलो अप करना होता है। हम पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ के नंबर उनके पास होते हैं या नर्सेस टीम के नंबर होते हैं पेशेंट के पास। जब भी उन्हें पीरियड्स आ रहे होते हैं तो सेकेंड डे ऑफ पीरियड उन्हें हॉस्पिटल में विजिट करना होता है, तो वो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं फोन करने के बाद में। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में, तो भी उन्हें जितना जल्दी हो स्टाफ को इन्फॉर्म करना होता है।
So this is all about hysteroscopy and laparoscopy. अगर कोई भी डाउट है then please ask. एक लाइन में ऐड करना चाहूंगी इन दिस इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी हुई है तो वी नो बेटर कि अब इस कंडीशन में हमको आगे पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है, कि मतलब पेशेंट जो है वो नेचुरली ट्राई कर सकता है या उसे आईयूआई के लिए जाना होगा या उसे आईवीएफ के लिए जाना होगा। तो जब हम उसे ब्रीफ करते हैं तब हमें उसे आगे का जो भी प्लान है एज पर दी डॉक्टर, वो भी हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि एज पर योर कंडीशन अभी जो आपका हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी फाइंडिंग्स हैं उसके हिसाब से आपको ये फर्दर प्लान के हमारे तरफ से हमें ये लगता है कि आपको ये फर्दर प्लान पे जाना चाहिए। अगर मान लीजिए एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो हम उसे कई बार लियोप्राइड इंजेक्शन देते हैं और हम उसे समझाते हैं कि आपको स्ट्रेट अवे आईवीएफ के लिए जाना चाहिए और ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए बिटवीन द सर्जरी एंड द आईवीएफ, क्योंकि ये चांसेस हैं कि एंडोमेट्रियोसिस रिकर कर सकता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए फाइब्रॉइड की कोई सर्जरी हुई है, मायोमेक्टमी हुई है, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स जो है वो प्रेगनेंसी अवॉइड करें। उस दौरान अगर वो चाहें तो हम ओवम स्टिमुलेशन करके उनके एग रिट्रीव कर सकते हैं, बट 3 महीने बाद ही हम उनको प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम साइमल्टेनियसली उनको ब्रीफ कर सकते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं देन प्लीज एवरीबडी इज फ्री टू आस्क। थैंक यू सिस्टर नेहा, आपने बहुत अच्छे से एंड बहुत डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया ऑफ ऑल द क्वेरीज जो पेशेंट्स को यूजुअली होती हैं स्टिमुलेशन के दौरान या पिकअप पोस्ट ट्रांसफर या प्री ट्रांसफर में, एज वेल एज लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के, वो सारे ही आपने बहुत अच्छे से कवर किए हैं। एंड Thank you, थैंक यू ma'am. वेरी मच। I would like to thank Anupama ma'am. She was traveling, but still she got time to attend this. And I think we should conclude the session then.